दोस्तों इस वीडियो में हम ग्रो ऐप का इस्तेमाल करके कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में इन सभी चीजों को देखकर क्या पता लगाया जाता है, आखिर इन सभी चीजों का यूज क्या होता है, ये सभी हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रो ऐप का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके बारे में काफी कुछ सीख जाओगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ग्रो ऐप को चलाना सिखाया था और वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई, जिसमें बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों के, जिसे देखकर मैं बहुत ही मोटिवेट हुआ और इसीलिए अब मैं आपके लिए ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन को कैसे चलाते हैं ये सब बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने ग्रो ऐप को खोल लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड लिखा है। स्टॉक्स वाला ये वाला पोर्शन तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन की। तो यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर पूरा म्यूचुअल फंड का सेक्शन खुल गया है। सबसे ऊपर यहाँ पर देखो ये लिखा है पॉपुलर फंड्स। यहाँ पर हमें वो म्यूचुअल फंड दिखाता है जो लोगों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है निबॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसने 51.8% पिछले 3 सालों में रिटर्न दिया है। ऐसे एक और दिखा रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड जिसका 53% पिछले 3 सालों में रिटर्न था। ऐसी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका 31% पिछले 3 सालों में रिटर्न था। ऐसी हमें ये और भी कुछ पॉपुलर फंड्स दिखा रहा है। अब इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी स्मॉल कैप, इक्विटी सेक्टोरियल थीमेटिक या फिर इक्विटी फ्लेक्सी कैप, इन सब के बारे में हम अभी आगे वीडियो में जानेंगे। अब देखो यहाँ पर कोने में लिखा है ऑल म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इस पे क्लिक करते हो ना तो आपके पास सभी म्यूचुअल फंड की लिस्ट खुल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देख सकते हो बहुत सारे हमें म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा है। आप यहाँ से भी म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो और इन सभी म्यूचुअल फंड का पिछले 3 साल का रिटर्न भी हमें साथ ही साथ दिखा रहा है। आप इस 3 साल को बदलकर 5 साल भी कर सकते हो। यहाँ पर हमें फिर 5 सालों का रिटर्न दिखा देगा। आप इसे 1 साल में भी कर सकते हो इस पे क्लिक करके। मतलब आप पिछले 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का रिटर्न देख सकते हो यहाँ से। अब हम यहाँ पर फिर से बैक करते हैं। अब इसके नीचे देखो यहाँ पर आता है कलेक्शंस। यहाँ पर लिखा है हाई रिटर्न, SIP विद 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आखिर इन सभी चीजों का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम नीचे वाले सेक्शन पे आते हैं और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को समझते हैं। अब देखो इन सभी चीजों को समझाने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा फंड मैनेजर को देते हैं और ये फंड मैनेजर प्रोफेशनल लोग होते हैं। ये प्रोफेशनल्स हमारे पैसों को अलग अलग जगह पर लगाते हैं ताकि वो वहाँ से रिटर्न कमा सके और वही सब रिटर्न यहाँ पर लिखा रहता है। मतलब हमारे पैसों को इन लोगों ने अलग अलग जगह पर लगाया और उन्हीं पैसों से जो रिटर्न मिला वो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। तो भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर ये अलग अलग जगह कौन सी होती है जहाँ पर फंड मैनेजर हमारे पैसों को लगाते हैं। तो देखो जो फंड मैनेजर होते हैं ना वो हमारे पैसों को इक्विटी में लगाते हैं, बॉन्ड में लगाते हैं, डेट में लगाते हैं। इक्विटी यानी कि वही शेयर मार्केट में लगाते हैं और डेट यानी कि वो हमारे पैसों को ब्याज पर देते हैं, यानी कि वो हमारे पैसों से ही पैसों को बना रहे हैं। और इसके बदले में फंड मैनेजर को क्या मिलता है? इसके बदले में फंड मैनेजर उस रिटर्न में से थोड़ी सी फीस अपनी ले लेता है। तो मतलब म्यूचुअल फंड में फायदा ये है कि अगर किसी को शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करे कि उसका पैसा बढ़े, तो उन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारा ये शेयर को ढूंढने का, कहाँ पे पैसे लगाने हैं, ये काम फंड मैनेजर करेंगे और भले से उसके बदले वो थोड़ी सी फीस ले लेते हैं लेकिन अच्छी जगह तो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब बात आती है कि आखिर ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को इक्विटी में भी लगाते हैं। इक्विटी यानी कि कंपनियों के शेयर में भी लगाते हैं। तो स्मॉल कैप का मतलब ऐसी छोटी कंपनियां जिनका मार्केट कैप छोटा हो, यानी कि ऐसी छोटी कंपनियां जिनकी मार्केट में हिस्सेदारी कम हो। लार्ज कैप ऐसी कंपनियां होती है जिनका मार्केट में हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है, जिनका मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा होता है। और मिड कैप में मीडियम साइज की कंपनीज आती हैं। मतलब कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इन चीजों का पता ये लगाने के लिए किया जाता है कि कंपनी के पास कितना मार्केट है, कंपनी कितनी बड़ी है। अब जैसे अगर आप स्मॉल कैप में क्लिक करोगे ना तो ये हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखाएगा जिसमें फंड मैनेजर ने छोटी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखो छोटी कंपनियों में पैसा लगाने का फायदा ये होता है कि छोटी कंपनियों में रिटर्न ज्यादा मिलता है, यानी कि छोटी कंपनियों के बड़े होने की संभावना ज्यादा होती है ना। जब छोटी कंपनी ग्रो होगी तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। हालांकि छोटी कंपनियों में दिक्कत भी यही होती है क्योंकि वो कंपनी छोटी है इसलिए उसमें रिस्क ज्यादा है। क्या पता वो कंपनी कंपटीशन में सरवाइव ना कर पाए, इसलिए छोटी कंपनियों में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन उसमें प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। वो अपने हिसाब से बेस्ट स्मॉल कैप कंपनियां चुनते हैं जिनके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड दिखा रहा है, इसमें नीचे देखो लिखा है ना इक्विटी स्मॉल कैप, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाते हैं। देखो नीचे लिखा भी हुआ है इक्विटी स्मॉल कैप।
ऐसे निपॉन इंडिया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप फंड हमें दिखा रहे हैं। यानी कि जितने भी फंड्स हमें दिखा रहे हैं ये सभी छोटी कंपनियों में लगे हैं जहां पर रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आप देखो ये जितनी भी स्मॉल कैप वाली म्यूचुअल फंड्स है उन सभी के रिटर्न 40% से ऊपर है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने तो 65% रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका 5 साल का करके देखें तो हमें 5 साल का भी डाटा दिखा दे कि 5 साल में किसने कितना रिटर्न दिया है। अब मिड कैप में ऐसे क्लिक करके देखें तो मिड कैप में जो थोड़ी मीडियम साइज की कंपनियां होती हैं उस कंपनियों में फंड मैनेजर ने पैसे लगा रखे हैं। मतलब ये जो फंड्स हमें दिखा रहे हैं वो ऐसे फंड्स है जिसमें मिड कैप कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखो इन सभी के नीचे लिखा हुआ है मिड कैप मिड कैप मिड कैप, यानी कि मिड कैप कंपनियों में इनका पैसा लगा हुआ है। ऐसी लार्ज कैप में जितने फंड्स दिखा रहा है उन सभी में भी फंड मैनेजर ने बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा रखा है। तो देखो बिल्कुल क्लियर बात यह है कि अगर आपको बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना है तो आप लार्ज कैप वाले पे क्लिक करके लगाओगे, और अगर आपको छोटी कंपनियों पे लगाना है तो स्मॉल कैप पे लगाओगे। मतलब अगर आप रिस्क ले सकते हो और आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप में लगा सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, भले से पैसा थोड़ा कम रेट से बढ़े लेकिन उसमें रिस्क बिल्कुल ना हो, तो आप लार्ज कैप में लगाओगे। और अगर आपको बिल्कुल मॉडरेट चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत रिस्क भी चलेगा और रिटर्न भी थोड़ा ठीक ठाक चाहिए तो आप मिड कैप में लगा सकते हो। इसके अलावा इसके ऊपर लिखा है हाई रिटर्न। अब अगर आप हाई रिटर्न वाले पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर जितने म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है वो हमें दिखाएगा। सबसे ऊपर देखो क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसने 65.98% रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। ऐसे इसके नीचे लिखा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड जिसने 53.27% रिटर्न दिया है। अब देखो यहाँ पर लिखा है स्मॉल कैप, यानी कि इस फंड का पैसा छोटी कंपनियों में लगा है। उसके नीचे लिखा है इक्विटी थीमेटिक। इक्विटी थीमेटिक का मतलब इसमें ना थीम के अकॉर्डिंग पैसा लगा हुआ है, यानी कि ऐसी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है जिनकी थीम एक जैसी है, जो एक जैसी थीम पे काम करती हैं। इसके अलावा इन सभी के भी नीचे इक्विटी स्मॉल कैप ही लिखा है, यानी कि वही छोटी कंपनियों में इनका पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है इक्विटी सेक्टोरियल। इक्विटी सेक्टोरियल का मतलब ये है कि इस फंड का पैसा एक ही सेक्टर की कंपनियों में लगा हुआ है। मतलब कि एक ही सेक्टर कैसे, जैसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं ना, फाइनेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, तो ऐसे ही किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर इनका पैसा लगा हुआ है। ऐसे देखो यहाँ पर लार्ज कैप का भी लिखा है लार्ज कैप, यानी कि इस फंड का पैसा बड़ी कंपनियों में लगा हुआ है। तो शायद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इनके नीचे जो चीजें लिखी हुई है इनका मतलब क्या है। तो हाई रिटर्न वाले में क्या था, वो सभी म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, वो हमें यहाँ पे दिखाता है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है टैक्स सेविंग। अब ये टैक्स सेविंग क्या है, टैक्स सेविंग वाले पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा जिसमें अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो आपको टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी। ये जो यहाँ पे लिखा है ना इक्विटी ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हो तो आपको टैक्स में राहत मिलेगी। अब इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जाना तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर हमें वो म्यूचुअल फंड्स दिखाते हैं जिनमें पैसा लगाने से आप जब टैक्स भरोगे तो आपको थोड़ी छूट मिल जाएगी। अब इसके अलावा यहाँ पर एक बचा है SIP विद 500। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा जहाँ पर आप 500 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आप 500 रुपए से इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। अब वापस ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जो लिखा था इक्विटी स्मॉल कैप या फिर इक्विटी सेक्टोरियल और थीमेटिक, अब शायद ये आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे अगर मेरे को निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में थोड़ा और जानना है तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूंगा और इसके बारे में मेरे को सारी डिटेल्स दिखा देगा। अब जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि पिछले 3 सालों में 51.8% इसने रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो वो आपके पैसे 151 रुपए हो जाते। ऐसे अगर हम इसको पिछले 5 सालों का अगर एवरेज देखा जाए तो लगभग 19% ही इसने रिटर्न दिया है। ऐसे अगर हम इसको पिछले 1 साल का रिटर्न करके देखें तो पिछले 1 साल में इसने 30% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही आप यहाँ पर इसकी सारी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। अब इसके नीचे हम थोड़ा और आते हैं, यहाँ पर देखो रेटिंग लिखा हुआ है, यानी कि इस फंड को 5 में से 4 की रेटिंग मिली हुई है। इसके नीचे लिखा हुआ फंड साइज, जिसमें हमें दिखा रहा है 26,293 करोड़ का इसका फंड साइज है। इसके अलावा हम मिनिमम 100 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम हर महीने 100 रुपए इन्वेस्ट करके भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर NAV 110 रुपए जो लिखा हुआ है, ये हमें आज करंटली इसका प्राइस क्या है वो दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप करंटली करके देखो तो ये हमें आज यहाँ पे दिखा रहा है 24 तारीख को इसकी करंट वैल्यू 110 रुपए 20 पैसे है। अब इसके नीचे आता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, रिटर्न कैलकुलेटर, और ये फीचर मेरा सबसे फेवरेट है। यहाँ पर अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है मंथली SIP और वन टाइम वाले में देखो यहाँ पे लिखा है 20,000 रुपए। मतलब अगर आप एक बार में 20,000 रुपए इस म्यूचुअल फंड में लगा देते तो 1 साल में आपके वो 20,000 रुपए 25,860 रुपए हो जाते, यानी कि लगभग 29% वो पैसे आपके बढ़ गए होते। अगर आप 3 साल पहले इसमें 20,000 रुपए लगाते तो आपके वो पैसे लगभग 70,000 रुपए हो गए होते।
इसी तरह अगर आप 5 साल का करके देखो, अगर आप 5 साल पहले 20,000 रुपये लगाते तो आपके वो 20,000 रुपये 48,150 रुपये आज के टाइम पे होते, है ना इंटरेस्टिंग। अब देखो इसके बगल में है मंथली SIP। अगर किसी के पास इकट्ठे पैसे नहीं है लगाने के लिए और वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लगाना चाहता है तो वो मंथली SIP कर सकता है। और यहाँ पर हम मंथली SIP का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। मान लो आप 3 साल पहले हर महीने 10,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करते तो आपके वो पैसे कितने बढ़ जाते वो हमें यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। आप टोटल 3,60,000 रुपये लगा देते अगर आप 10,000 रुपये 3 साल तक लगाते, और आपके वो 3 लाख रुपये 5,54,000 रुपये हो गए होते, यानी कि लगभग 54% आपके वो पैसे बढ़ गए होते। अब देखो ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब मान लो अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये करके देखो, या फिर चलो 500 ही करके देख लेते हैं, तो अगर आप 500 रुपये भी 3 साल तक बचा कर इस म्यूचुअल फंड में लगाते तो आप टोटल 18,000 रुपये सेव कर लेते। 18,000 रुपये लगा चुके होते और आपके वो 18,000 रुपये लगभग 28,000 रुपये हो गए होते, यानी कि 54% बढ़ गए होते। अब देखो आपको मंथली SIP करनी चाहिए या वन टाइम SIP करनी चाहिए, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अब देखो इसके नीचे लिखा है होल्डिंग्स। अगर आप होल्डिंग्स वाले पे क्लिक करो, अब देखो यहाँ पर हमें बहुत सारी कंपनियों के नाम दिखा रहा है और सबसे ऊपर लिखा है टॉप 10 होल्डिंग्स। इसका मतलब ये है कि इस म्यूचुअल फंड का ज्यादातर पैसा इन कंपनियों में लगा हुआ है, जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इन सभी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है होल्डिंग एनालिसिस। आप इस पे अगर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स खुल जाएगी। यहाँ पर देखो इसका लिखा हुआ है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपना पैसा यानी कि 26,294 करोड़ रुपए में से 96.7% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है। बाकी उनके पास 3.2% कैश है और डेट यहाँ पर दिखा रहा है 0%, यानी कि इन्होंने अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा रखा है, डेट में नहीं लगा रखा। अब देखो इसके नीचे लिखा है इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, यानी कि जो 96.7% वाला हिस्सा था, आखिर उसमें कहाँ पैसे लगा रखे हैं, किन किन सेक्टर में पैसे लगा रखे हैं, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे नीचे दे रखी है। ये जो 96.7% मतलब कि लगभग 25,500 करोड़ रुपए इन्होंने किन किन सेक्टर्स में लगा रखे हैं, उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर दे रखी है। अब जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये कैपिटल गुड्स में 17%, सबसे ज्यादा इन्होंने पैसा अपना कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने केमिकल्स में भी 10% इन्वेस्ट कर रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने 13.3% इन्वेस्ट कर रखा है। तो मतलब ये सारी डिटेल्स दी हुई है कि इन्होंने कहाँ पैसे लगा रखा है। इन्होंने हेल्थ केयर में भी लगा रखा है, इन्होंने सर्विसेज में लगा रखा है, कंस्ट्रक्शन में लगा रखा है, ऑटोमोबाइल में लगा रखा है, बहुत सारे सेक्टर में इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने कैपिटल गुड और केमिकल्स और फाइनेंशियल सेक्टर में लगा रखा है। अब देखो ज्यादा सेक्टर्स में पैसे लगाने का फायदा ये होता है कि रिस्क कम हो जाता है। मान लो अगर किसी एक सेक्टर की कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती और उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तब भी दूसरे सेक्टर में अगर प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट उस लॉस को कंपनसेट कर देगा। अब इसके नीचे लिखा है एडवांस रेशियो। यहाँ पर हमें कुछ एडवांस रेशियो दी हुई जिन्हें देखकर म्यूचुअल फंड को एनालाइज किया जाता है कि वो अच्छा है या नहीं। अब देखो अगर मैं आपको ये एडवांस एनालिसिस अभी सिखाऊंगा इस वीडियो में तो ये अलग से 10-15 मिनट ले लेगा और ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस टॉपिक को किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अभी हम बैक करते हैं और अब इस होल्डिंग के बाद यहाँ पर है रिटर्न एंड रैंकिंग। अगर हम इस पे क्लिक करें, पिछले 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में जो इस फंड की रिटर्न परसेंटेज है वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि पिछले 5 सालों में 19.2% इस फंड ने रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में लगभग 50% का रिटर्न इसने दिया है, मतलब 50% पैसे बढ़ गए हैं। ऐसे इसके नीचे कैटेगरी की एवरेज परसेंटेज भी दी हुई है, जैसे यहाँ पर 14.2%, 43%, 18%। इस कैटेगरी की यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं उनकी एवरेज ग्रोथ कितनी रही है और इसकी ग्रोथ कितनी रही है। तो देखो सिंपल सा मतलब ये है कि इस कैटेगरी के जो फंड होते हैं वो पिछले 5 सालों में 14% का रिटर्न देते हैं, लेकिन इस फंड ने 19% का रिटर्न दिया है। ऐसे 1 साल में देखो तो यहाँ पे दिखा रहा है इस कैटेगरी के जो फंड होते हैं वो 18% का रिटर्न दिया है एवरेज, लेकिन इस फंड ने 29.3% का रिटर्न दिया है। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है रैंक इन कैटेगरी। यहाँ पर इस फंड को इनकी कैटेगरी के हिसाब से रैंकिंग भी दी हुई है कि पिछले 1 साल में इसकी रैंकिंग 3 की रही है, लेकिन अगर पिछले 3 सालों का रिटर्न देखा जाए तो इस फंड को 2 की रैंकिंग मिली हुई है। अब रिटर्न एंड रैंकिंग आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है सिमिलर फंड्स। ये जो हमारा ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड था, इसके जैसे जो और भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसने 66% रिटर्न दिया है और कोटक स्मॉल कैप फंड जिसने 48% रिटर्न दिया है। ऐसे ही हमें कुछ और भी फंड्स दिखा रहा है। अब सिमिलर फंड के बाद आता है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स।
एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पैसों को फंड मैनेजर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है। अब भैया फंड मैनेजर हमारे पैसों को लगाएगा तो खुद भी कुछ पैसे लेगा, वो अपने इस जो म्यूचुअल फंड का है उसका एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आएगी, वो उसका भी खर्चा उसमें जोड़ेगा। तो टोटल इस फंड का जो खर्चा आया, यानी जो खर्चे आते हैं वो 0.82% है, यानी कि जो टोटल रिटर्न होता है उसमें से ये जो 0.82% है वो ये अपना एक्सपेंस काट लेते हैं। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद 1 महीने के अंदर ही एग्जिट हो जाते हो, 1 महीने के अंदर ही अपने पैसे वापस निकाल लेते हो, तो आपके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, यानी कि 1% आपके चार्जेस कट जाएंगे। इसके अलावा नीचे लिखा है स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओगे तो आपका जो टोटल अमाउंट रहेगा उसका 0.005% स्टैम्प ड्यूटी के नाम पर कटेगा। यहाँ पर देखो लिखा है रिटर्न आर टैक्स्ड एट 50% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड से अपने पैसे निकाल लेते हो तो आपका जो भी रिटर्न रहेगा उस पर 15% टैक्स कटेगा। यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो पैसा लगाओगे उस पर जो रिटर्न मिलेगा, यानी कि जितना पैसा बढ़ेगा उस बढ़े हुए पैसे पर, यानी कि उस रिटर्न पर 15% टैक्स कटेगा। अब इसके नीचे देखो एक और बात लिखी है कि आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 10% पे करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका रिटर्न है वो 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो आपको उस पर 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी ना तो आप इसे थोड़ा बैक करके दोबारा से सुनो, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर उन फंड मैनेजर्स के नाम दिखा देगा जो आपके पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है समीर रच। अगर आप इनकी व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो समीर रच हैं, यानी कि जो फंड मैनेजर हैं यहाँ के, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि जो मिस्टर रच हैं उन्होंने BCom ऑनर्स कर रखी है VG वाजे कॉलेज मुंबई से, और इनको इस निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में काम करने से पहले हिंदुजा फाइनेंस, MK रिसर्च जैसी कंपनियों में काम करने का एक्सपीरियंस है। ऐसे ही ये 3 फंड मैनेजर्स के नाम दिखा रहा है जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उनका एक्सपीरियंस को आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखो इसके नीचे लिखा है फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। फंड हाउस मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे देश के 6ठे नंबर पर आने वाली म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास टोटल 2,77,915 करोड़ की असेट है। मतलब इन्होंने टोटल इतना सारा पैसा फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ये कब बनी थी, यहाँ पे वो डेट भी लिखी हुई है कि 30 जून 1995 को ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब देखो ये निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है ये एक स्कीम है, ये एक फंड है। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक फंड है, यानी कि एक तरह से उनकी कैटेगरी है जिसमें वो पैसा लगाते हैं। अब इसके नीचे यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी लिखा है कि ये जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड स्कीम है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ऐसी छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाएं जहां पर ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न दे सके। अब इसके बाद आता है अदर प्लान्स इन द सेम फंड। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये और कौन कौन से फंड चलाती है। तो यहाँ पर देखो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट बोनस, IDCW, ये इनके और भी कुछ फंड्स हैं जिनमें हम पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। ये बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें कवर करने में काफ़ी टाइम भी लग गया। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है ना, वेरी हाई रिस्क। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटी कंपनियों में अगर पैसा लगाए तो वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर उन्होंने वो पहले ही लिखा हुआ है कि अगर आप इस फंड में अपना पैसा लगाते हो तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहेगा। अब वापस बैक करते हैं। अब ये सब तो हमने कवर ही कर लिया है। अब इसके नीचे लिखा है क्विक एक्सेस। अगर आप किसी और ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर भी मैनेज कर सकते हो इस इम्पोर्ट फंड वाले पे क्लिक करके। तो यहाँ पर आप अपना नंबर डालोगे तो आपने अपने नंबर से जो भी म्यूचुअल फंड होल्ड कर रखे होगे, यानी कि अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी म्यूचुअल फंड खरीदे होगे वो यहाँ पर आपको दिखा देगा, आप उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। अब इसके बगल में है NFO लाइव। यहाँ पे क्या होता है, जब कोई पहली बार नया म्यूचुअल फंड आता है और उसमें लोग पहली बार अपने पैसे लगाते हैं तो वो इस NFO लाइव वाले सेक्शन में दिखाता है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने नए म्यूचुअल फंड अभी आए हैं वो सभी हमें यहाँ पर दिखा रहा है। उनकी लॉन्च डेट यहाँ पे हमें दिखा रहा है और उनकी क्लोजिंग डेट कब है ये भी हमें बता रहा है। अगर आप इन पे क्लिक करके देखोगे तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा कि इस फंड हाउस का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इसके अंदर एग्जिट लोड और टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, वो सभी डिटेल यहाँ पर आपको दिखा देगा। अगर आप यहाँ पर एक बार में पैसे लगाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वन टाइम पे क्लिक करना होगा, और अगर आप मंथली पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट SIP पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी हम बैक कर देते हैं। इसके अलावा इसके बगल में कंपेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये काफी यूजफुल ऑप्शन है क्योंकि आप इसकी मदद से 2 म्यूचुअल फंड को आपस में कंपेयर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा है ना ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दिखा रहा है ना, अगर हमें इन दोनों को मान लो कंपेयर करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे कंपेयर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर हमें ऐड अ फंड वाले पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें उस फंड का नाम डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड, ये दिखा रहा है सबसे ऊपर। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब इसके बगल में मेरे को दूसरा म्यूचुअल फंड ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये सबसे ऊपर दिखा रहा है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये इन दोनों म्यूचुअल फंड का डिटेल कंपैरिजन करेगा, जिसमें उनके रिटर्न्स को, उनके रिस्क को, उनकी रेटिंग्स को, सबको एनालाइज करेगा। अब अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे फंड डिटेल्स दिखा रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो पिछले 1 साल के डाटा के ऊपर ये इसने कंपैरिजन किया है। यहाँ पे देखो ये रिस्क बता रहा है कि ICICI प्रूडेंशियल में हाई रिस्क है, लेकिन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ज्यादा रिस्क है, क्योंकि वो स्मॉल कैप फंड है। हालांकि रेटिंग यहाँ पे सिर्फ निपॉन इंडिया की दिखा रहा है, ICICI की नहीं दिखा रहा। इसके अलावा आप दोनों ही म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपए से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, जबकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कम है। इसके अलावा दोनों की करंट वैल्यू भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ये फंड कब से स्टार्ट हुआ था ये भी हमें यहाँ पे बता रहा है, और दोनों के एग्जिट लोड पे कितने चार्जेस लगेंगे वो भी हमें बता रहा है। जैसे ICICI प्रूडेंशियल में 1% लगेगा अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर इसे रिडीम करते हो। इसके अलावा निपॉन इंडिया में भी आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है वो 1 महीने का दे रखा है इन्होंने। इसके अलावा अगर दोनों के 1 साल के रिटर्न को कैलकुलेट किया जाए तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है, और अगर 3 साल के रिटर्न को कैलकुलेट किया जाए तो ऑलमोस्ट दोनों ने ही बराबर रिटर्न दिए हैं। हालांकि 5 साल में ICICI प्रूडेंशियल का डाटा नहीं है, बस निपॉन इंडिया का दिखा रहा है यहाँ पे 20%। यहाँ पे देखो सबसे नीचे लिखा है सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ये म्यूचुअल फंड आए हैं तब से इन्होंने अब तक टोटल कितना रिटर्न दिया है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ICICI प्रूडेंशियल ने अब तक 34% रिटर्न दिया है, जबकि निपॉन इंडिया ने 25% रिटर्न दिया है। अगर दोनों की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान दोनों ही बताए गए हैं। अब आप इन्हें पढ़ सकते हो। इसके अलावा टॉप होल्डिंग में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने अपना ज्यादातर पैसा कहां पर लगा रखा है वो हमें यहाँ पे बता रखा है। अब इसके अलावा नीचे एक आ रहा है फंड मैनेजर वाला ऑप्शन। इसके अंदर हमें इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे ICICI प्रूडेंशियल में ललित कुमार ने लगाया है, जबकि निपॉन इंडिया में मिस्टर समीर रच ने लगाए हुए हैं। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद नीचे आता है अबाउट फंड। यहाँ पे फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब अबाउट फंड के नीचे आता है पॉपुलर कंपैरिजन। जैसे हमने ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड और निपॉन इंडिया का भी कंपैरिजन किया है, ऐसे ही मोती ओसवाल मल्टी कैप और SBI फ्लेक्सी कैप का भी लोग कंपैरिजन करते हैं। अगर आप इनका भी कंपैरिजन देखना चाहते हो तो बस आपको इस पे क्लिक करना होगा, और ये यहाँ पर अपने आप ही इन म्यूचुअल फंड का भी कंपैरिजन खुल जाएगा, जिनका कंपैरिजन आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे फिलहाल बैक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको ये दिखाना था कि कैसे यूज होता है। अब देखो कंपेयर वाले के बाद में आता है SIP कैलकुलेटर। अब SIP कैलकुलेटर तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, वही सेम कैलकुलेटर आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप अमाउंट डालो कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो। मान लो अगर अभी कोई आदमी रिटायर हुआ है और वो अपने 10 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता है, जहाँ पर उसे उम्मीद है कि उसे कम से कम 12% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा, और वो अपने इस पैसे को अगले 10 सालों के लिए लगाना चाहता है, तो यहाँ पर हम उसके रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उसने 10 लाख रुपए लगाए तो वो अपने 10 लाख रुपए से लगभग 21 लाख रुपए कमा लेगा, यानी कि उसके जो 10 लाख रुपए थे वो ऑलमोस्ट 31 लाख रुपए हो जाएंगे। तो मतलब आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई सा भी अमाउंट डालकर ये पता लगा सकते हो कि वो रिटर्न कितना हो सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि उतना अमाउंट हो ही जाए, हो सकता है कम भी हो जाए और हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क तो म्यूचुअल फंड में भी होता ही है। अब इसके अलावा यहाँ पर नीचे भी सभी म्यूचुअल फंड की लिस्ट दी हुई है, जहाँ से आप सभी म्यूचुअल फंड को देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमने ये सभी कवर कर लिए। अब यहाँ पर आप देखो डैशबोर्ड में आपने जितने भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाया है वो यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए अपना ऑर्डर दिया है तो वो यहाँ ऑर्डर्स में दिखाएगा। अब देखो मेन बात ये आती है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता और आपको ये समझ नहीं आता कि मैं किस शेयर में इन्वेस्ट करूं, मैं किस कंपनी में अपने पैसे लगाऊं कि मेरे पैसे बढ़ जाएं, तो देखो ऐसे लोग अपने पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे फंड मैनेजर लगा रहे हैं जो एक्सपर्ट है इस काम में। अब देखो म्यूचुअल फंड खरीदते कैसे हैं वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। इस वीडियो का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आपको ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के बारे में सिखा सकूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी